ये मेरा एतराफ़ है। मेरा गुनाह बहुत अजीब है, पता नहीं आप लोग इसकी शिद्दत को महसूस कर सके या ना कर सकें, लेकिन ये हकीकत है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करना शुरू कर दिया है। जब वो आंखें मुझे याद आती है, तो मेरे पूरे वजूद में एक जहर सा दौड़ जाता है, एक नफरत ज़दा जहर। मुझे अपने आप से घिन आने लगती है। दिल चाहता है काश यादों का ये दरीचा बंद हो जाए, दिमाग इतना कमज़ोर हो जाए कि मुझे कुछ भी याद ना आ सके। मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई वो वहशत ज़दा आंखें एक ऐसे शख्स की थी जिसे मेरे हवलदारों ने पकड़कर मेरे सामने पेश किया था। मैं उस वक्त एक छोटे से शहर के थाने का इंचार्ज था, और ऐसे इलाकों में थाने के इंचार्ज वगैरह राजा की हैसियत रखते हैं। उनके सामने कोई सर उठाकर नहीं चल सकता। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो उसे अच्छी खासी सजा भी मिल जाती है। लेकिन मैं उस थाने के हालात और उस आदमी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान था, वैसा ही जैसे दूसरे लोग हुआ करते हैं। मेरा मिजाज भी बहुत अच्छा था। मेरे मिजाज में थोड़ी नरमी और थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी नफरत और थोड़ी मोहब्बत थी। यानी मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे दूसरों से अलग कर सकती हो। हाँ, ये बात है कि मैं एक तंदुरुस्त नौजवान था, बचपन ही से खेलकूद में हिस्सा लेता रहा था, इसलिए जवान होने के बाद खुद एहसास होने लगा कि मेरे बाजू में अच्छी खासी ताकत मौजूद है। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती करवा दिया था, और उनका एक और जानने वाला था जो एक थाने का इंचार्ज था। मुझे ट्रेनिंग के लिए इसी थानेदार फजल बख्श के हवाले कर दिया गया था। फजल बख्श फितरी तौर पर एक अजियत पसंद और जल्लाद आदमी था। अजियत पसंदी और हिंसा की पूरी ट्रेनिंग मैंने उसी से हासिल की थी। एक रात लॉकअप में बंद एक आदमी पर उसने बेपनाह तशद्दुद किया था जो मुझसे नहीं देखा गया। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने मुझे बुलाकर समझाने की कोशिश की। देखो राकेश, बेहतर यही है कि तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो, इसलिए कि कमजोर दिलवाले इस लाइन में नहीं चल सकते। तुम अपना तबादला कहीं और करा लो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम लोगों के लिए अपनी दहशत बरकरार रखना बहुत जरूरी है, वरना आते जाते मामूली उचक्के भी हमारा रास्ता काटने लगेंगे। तुम नहीं जानते कि इंसान की फितरत क्या होती है, खास तौर पर इस किस्म के लोग किस मिजाज के होते हैं और उनके साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। देखो, हम पुलिस वाले इतनी मेहनत के बाद किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, वो किसी होशियार वकील की सेवा हासिल करके बरी हो जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। इसीलिए अब हम ये करने लगे हैं कि जो मुजरिम हमारे हाथ लग जाए उसकी इतनी ठुकाई कर देते हैं कि अगर वो बाद में रिहा भी हो जाए तो टूटा फूटा हुआ हो। मैंने कहा, ये तो ठीक है सर, लेकिन इस तरह बेगुनाह भी तो मारे जाते होंगे। फजल बख्श ने कहा, अब क्या किया जाए, किसी के माथे पर उसकी शराफत नहीं लिखी होती। वैसे एक बात याद रखो कि थाने तक आने वाले बहुत कम ही बेगुनाह होते हैं। ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ न कुछ जरूर किया होता है। तुम खुद अंदाजा लगा लो, तुम्हारी जान पहचान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में न जाने ऐसे कितने होंगे जिन्होंने किसी थाने की शक्ल भी नहीं देखी होगी, और तुम खुद भी उनके लिए गवाही दे सकते हो कि वो वाकई शरीफ लोग हैं। फजल बख्श की बातों में वाकई बहुत वजन था। उसने जरा सी देर में अच्छे और बुरे का फलसफा समझाकर रख दिया था। मैंने कहा, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन शायद मैं दिल का कमजोर हूँ। उसने कहा, तुमको अपना दिल मजबूत करना होगा। ये जो मुजरिम होते हैं, ये इस काबिल नहीं होते कि इनसे कोई हमदर्दी की जाए। वैसे तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद तुम खुद ठीक हो जाओगे। एक रात मैं अपने घर में था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे इस बेवक्त के फोन पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन दूसरी तरफ से फजल बख्श की आवाज सुनकर मेरी नींद हवा हो गई थी। उसने कहा, तुम फौरन थाने चले आओ, तुम्हारे लिए एक काम है। मैं 2:30 बजे तक थाने पहुंच गया। फजल बख्श बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, आज से तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आगाज होने वाला है, तुम्हें इसीलिए इस वक्त बुलाया है, आओ मेरे साथ। मैं किसी हद तक समझ चुका था कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। वो मुझे अपने साथ एक लॉकअप में ले गया। उस वक्त रात के 2:30 बजे थे और पूरे माहौल पर एक खामोश सन्नाटा था। उस लॉकअप में एक जवान शख्स बंद था, जिसकी शेव बड़ी हुई थी और बाल उलझे हुए थे। उसके चेहरे की एक खास बात ये थी कि उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। फजल बख्श ने चमड़े का एक बेल्ट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो और शुरू हो जाओ।
मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वैसे ये अंदाजा तो पहले ही हो गया था कि फजल बख्श ने कुछ ऐसे ही काम के लिए बुलाया होगा। फजल बख्श ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई शुरू हो जाओ, ये तुम्हारी पहली किताब है, खूब गौर से पढ़ना है इसको। इस साले को इतना मारो कि इसकी नस्लें तक पनाह मांगने लगे। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ये किसी पर हिंसा का पहला मौका था। मैं लॉकअप में दाखिल हो गया, फिर मुड़कर फजल बख्श की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या इससे कुछ पूछना भी है? फजल बख्श ने कहा, नहीं कुछ नहीं पूछना, बस मारना शुरू कर दो। और मैंने मारना शुरू कर दिया। पहले झिझक झिझक कर आहिस्ता आहिस्ता और रहम खाते हुए अफसोस करते हुए उसे मारता रहा। उसके बाद हाथों में खुद बखुद तेजी आती चली गई। मैंने उसको बेरहमी से उधेड़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं बता सकता कि उस वक्त मुझे कैसी लज्जत महसूस हो रही थी। जब वो तड़पता, जब गिड़गिड़ाने लगता, जब वो बुरी तरह रोता तो मेरे हाथों की रफ्तार और तेज हो जाती। मैंने हिंसा से पहली बार ऐसा लुत्फ महसूस किया था। ऐसा तजुर्बा मुझे पहले कभी नहीं हुआ होगा। इंसान पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है, उसकी आंखों में खून उतर आता है, वो सिर्फ मारना चाहता है। पता नहीं इस हिंसा में ऐसी क्या बात थी, लेकिन मुझे बहुत मजा आने लगा। वो मेरी पहली झिझक थी जो मेरे उस्ताद फजल बख्श ने इस तरह खत्म करवा दी। उसके बाद तो मेरा हाथ खुल गया था। हर कैदी मेरे लिए तफरी का एक नया सामान लेकर आता। मैंने हिंसा के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। फजल बख्श की ये बात बिल्कुल सही थी कि इन मुजरिमों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करनी चाहिए, और मैं कोई रियायत नहीं करता था। एक दिन वो भी आया जब मेरी शोहरत फैल गई। उस दौरान मैं इंस्पेक्टर हो चुका था। लोग मेरे नाम से कांप जाया करते। मैं जिस इलाके में जाता वहाँ जालिम और बेरहम मशहूर हो जाता था। मैंने ये भी जान लिया था कि किसी शख्स के हाथ में अगर ताकत दे दी जाए तो उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। जिन लोगों को मेरे सामने लाया जाता वो बुरी तरह रोते और गिड़गिड़ाया करते मेरे सामने, नाक रगड़ते, और उनके आंसू देख देख कर मुझे एक अजीब सी लज्जत महसूस हुआ करती। उस वक्त मैं खुद को बहुत बरतर और आला समझने लगता था। मुझे गिनती याद नहीं कि मैंने कितने लोगों के साथ कितने जुल्म किए होंगे। पकड़े जाने वालों के माँ बाप, रिश्तेदार वगैरह जब मेरे सामने आकर रोया करते तो मुझे और भी अच्छा लगता था। मुझे फिरौन कहा जाने लगा था, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। ये बात मजाक में कही जाती है कि अगर पुलिस के हाथ में कोई पत्थर भी दे दिया जाए तो वो भी फरियाद करने लगेगा। मेरे साथ भी यही हुआ करता था। सख्त से सख्त मुजरिम भी मेरी मार खाकर अपने अगले पिछले सारे गुनाह कबूल दिया करता। इसलिए खतरनाक मुजरिमों की सरकोबी मेरे ही हिस्से में आती थी। मैं अपने उस्ताद फजल बख्श से भी न जाने कितने मील आगे निकल गया था। फिर कुछ यूं हुआ कि डिपार्टमेंट की साजिशों का शिकार होकर मुझे शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे में आना पड़ गया। यहाँ मेरा ट्रांसफर कर दिया गया था। शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ तो शहरों से भी ज्यादा मजे हैं। असल बात तो ये है कि हुक्मरानी का सही मजा यही आता है। शहरों में तो सिर्फ वही लोग मुझसे खौफजदा हुआ करते जो मेरे चंगुल में गिरफ्तार हो जाते, जिन्हें लॉकअप में बंद कर दिया जाता। मेरी दहशत सिर्फ उन्हीं तक हुआ करती थी। उनके अलावा दूसरे लोग तो बेनियाजी से मेरे बराबर से गुजर जाया करते। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं होती थी कि राकेश गुप्ता कौन है और उसकी दहशत कैसी है, क्योंकि शहरों में इख्तियारात और ताकत का समंदर बहता रहता है, और मैं तो सिर्फ एक थानेदार था। लेकिन इस कस्बे की बात अलग थी। यहाँ तो ऐसी दहशत थी जैसे मैं थानेदार नहीं बल्कि कुछ और हूँ। मैं जिधर से गुजरता उस तरफ सन्नाटा हो जाता। सब के सब सहम कर खड़े हो जाते, झुक झुक कर सलाम करने लगते, और मेरी गर्दन गर्व से तन जाती। यहाँ सिर्फ एक आदमी से मेरी जान पहचान हुई थी, बल कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मैं उससे दबकर रहा करता, और वो यहाँ का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह था। वो एक बेपनाह ताल्लुकात वाला आदमी था, और मैं जानता था कि मुझे उसके सामने जरा झुक कर रहना है, वरना वो जरा सी देर में मेरी वर्दी भी उतरवा सकता था। उसके सिवा बाकी कोई मेरे मुकाबले का नहीं था। ठाकुर भी मेरे साथ खुशदिली से पेश आया करता था। उसके यहाँ से अक्सर खालिस मक्खन और घी वगैरह आ जाया करता था। ये ऐसे तोहफे थे जो शहरों में नायाब होकर रह गए हैं। कभी कभी मैं भी उससे मिलने उसकी शानदार हवेली की तरफ जाया करता। फिर बहुत देर तक महफिल जमी रहती थी। मुझे एक और बात का भी तजुर्बा हो गया था कि कोई बुराई तन्हा नहीं हुआ करती, बल्कि इसके साथ साथ और खराबियां चलती रहती हैं। जुल्म और हिंसा का रुझान अपने साथ कुछ और भी लेकर आया करता है। जैसे मैं अब शराब भी पीने लगा था और औरतों का साथ भी रास आने लगा था। शहरों
मैं तो खैर इतनी आसानियां ना हो, लेकिन इस कस्बे में जमींदार प्रताप सिंह की मेहरबानी से ये सब चीज बड़ी आसानी से मिल जाती थी। यहाँ भी मुझे अपने तशद्दुद के तजुर्बे करने के मौके मिलते रहते थे। यहाँ जुर्म तो इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन ठाकुर अपनी दहशत कायम करने के लिए महीने में कुछ लोगों को मेरे पास भेज दिया करता था और मैं उनको मारपीट कर अपने शौक पूरे कर लिया करता। एक दिन मैं अपने थाने में था कि शोर मच गया, जमींदार साहब आए हैं। मैं खुद हैरान रह गया। ठाकुर बहुत गुस्से में मालूम होता था। यकीनन कोई ऐसी ही खास बात होगी, वरना वो थाने नहीं आता। मैंने उसको इज्जत के साथ ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता थानेदार साहब, वरना उसकी क्या मजाल के यहाँ से बचकर चला जाए। मैंने उससे पूछा, खैरियत तो है? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने आपको परेशान किया है? उस वक्त कमरे में मेरे और ठाकुर के सिवा और कोई नहीं था। मैंने ठाकुर के आते ही दोनों हवलदार को कमरे से बाहर चले जाने का इशारा कर दिया था। ठाकुर ने कहा, एक बंदा है, उसको इतना मारना है कि उसकी आत्मा तक कांपने लगे। उसने मेरी बड़ी तौहीन की है। मैंने कहा, अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं तो उसकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। वैसे वो है कौन और उसने आपके साथ क्या बदतमीजी की है? ठाकुर ने कहा, उसका नाम अशोक है। ये बात बताने वाली तो नहीं है थानेदार, लेकिन तुम मेरे दोस्त भी हो इसलिए बता रहा हूँ कि उसने मेरी लड़की को छेड़ने की गलती की है। मैंने कहा, ये तो वाकई बहुत बुरी बात हुई। वो रहता कहाँ है? अब वो मेरा जाती दुश्मन है और मैं जानता हूँ कि दुश्मनों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। आप मुझे उसका पता बता दीजिए। ठाकुर ने उसका पता बता दिया और साथ ही ताकीद भी की कि उसकी बदनामी की वजह से अशोक के जुर्म के बारे में किसी को न बताया जाए। मैंने उसके जाने के बाद अपने आदमियों के जरिए अशोक को उसके घर से बुला लिया। वो देखने में एक शरीफ पढ़ा लिखा नौजवान मालूम होता था, लेकिन मुझे उसकी शराफत और उसकी तालीम वगैरह से क्या लेना था। मुझे तो ठाकुर के कहने पर उसकी खाल उतारनी थी। उसको देखकर मुझे ये भी बुरा लग रहा था कि उसके अंदाज में कोई झुकाव नहीं था, यानी वो अब तक मुझसे खौफजदा नहीं था, बल्कि नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने आया था, जबकि दूसरे तो आते ही रोने और गिड़गिड़ाने लगते थे। मैंने उसको घूरते हुए पूछा, तुम ही अशोक हो? जवान बहुत जोश में मालूम होते हो, इसलिए ठाकुर की बेटी को छेड़ने की कोशिश की है? उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं थानेदार साहब, मुझ पर ये गलत इल्जाम है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, तो फिर क्या ठाकुर को किसी कुत्ते ने काटा है कि वो तुमसे नाराज हो गया है? अशोक ने कहा, बात सिर्फ इतनी है कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों शहर की कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। वो नौजवान ऐसा नहीं लगता था जो किसी लड़की को छेड़ने जैसी हरकत करे। ये मामला इश्क और मोहब्बत का था, मुझे तो इसका पहले ही अंदाजा हो गया था, लेकिन अब उसने जो बयान दिया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, इश्क करने लगा है ठाकुर की बेटी से? बदन में बहुत गर्मी भर गई है। अशोक ने कहा, देखिए आप खामख्वा मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं। मैं एक सीधा साधा और पढ़ा लिखा इंसान हूँ, दूसरे गाँव वालों की तरह नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे हक क्या है। बस उसकी इस बात ने मेरे बदन में आग लगा दी और मैं उस पर पिल पड़ा। मेरे पास बेत की एक छड़ी थी, मैंने उस छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में बेत की लहराती हुई फनकार गूंजने लगी। जब दिल नहीं भरा तो उसको ठोकरें मारनी शुरू कर दी। वो पूरे कमरे में लुढ़कता फिर रहा था और मैं जितना उसे मारता मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ने लगता। वो दूसरों से हर लिहाज से अलग साबित हो रहा था। अब तक तो उसे रहम की भीख मांग लेनी चाहिए थी, मेरे पांव थाम लेना चाहिए था। उसके उल्टा उसके होंठ भींचे हुए थे और वो अजीब निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी सख्तजानी का ये हाल था कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। उसकी यही बात मुझे भड़काए जा रही थी। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने बड़े बड़े पहलवानों और तुरम खानों को देखा है, थोड़ी देर की मार के बाद उनके छक्के छूट जाते हैं, वो बच्चों की तरह रोने लगते हैं। लेकिन ये था कि इसने अपने आंसू अपनी आंखों में समेट रखे थे। वो मेरे सामने खुद को कमजोर जाहिर करना नहीं चाहता था और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा था। नतीजा ये हुआ कि मारते मारते मैंने उसे बेहोश कर दिया। फिर अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि उसे लॉकअप में बंद कर दो, कुछ देर बाद उसकी फिर धुनाई होगी। कुछ देर बाद जब मैं लॉकअप में पहुंचा तो वो होश में आ चुका था, उसे पानी पिला दिया गया था। मुझे देखकर उसने कुछ कहना चाहा, फिर अपने होंठ भींच लिए।
उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी कैफियत थी। वो आंखें वीरान तो हो चुकी थी लेकिन उनमें नमी नहीं दिख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मेरी मोहब्बत कैसी लगी तुझे? उसने कहा, मैं फिर यही कहूँगा कि आप मुझ पर ज्यादती कर रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो उस लड़की को बुलाकर मालूम कर सकते हैं। इतना सुनना था कि मैं फिर शुरू हो गया। इस बार भी मैंने उसे मार मार कर ढेर कर दिया था, लेकिन क्या मजाल है जो उसके अंदाज में कोई फर्क आया हो। न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। मेरे हाथ थक गए, उसके पूरे बदन से खून रिसने लगा। उसकी खाल तक की धज्जियां उड़ गई, लेकिन उसकी आंखें सूखी और वीरान ही रही और मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे वो आंखें मुझे चैलेंज कर रही हों, मुझसे कह रही हो कि ये सही है कि इस वक्त तुम्हारे पास ताकत है, तुम जुल्म कर सकते हो क्योंकि जुल्म करने की कुव्वत तुम रखते हो, लेकिन हम भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं। तुम हमें रुला नहीं सकोगे, चाहे तुम कुछ भी करके देख लो। उस कमबख्त ने मुझ जैसे आदमी की अनानियत और ईगो को कुचल कर रख दिया था। सच तो ये है कि खुद मुझे उसके सामने अपनी हार का एहसास होने लगा था। वो एक बार फिर उसी तरह वीरान वीरान सा बेहोश हो चुका था। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर लॉकअप से बाहर आ गया। रात के वक्त उसके घरवाले मेरे पास आ गए। वो दो आदमी थे, एक उसका बाप था और दूसरा उसका बड़ा भाई। वो दोनों इसी गांव के गरीब लोग थे, लेकिन बेटे शहरों में काम करते थे, इसलिए उनकी हालत दूसरों से कुछ बेहतर थी। उसके बाप ने कहा, भगवान के लिए मेरे अशोक को छोड़ दीजिए, वो बहुत शरीफ लड़का है। उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, बस जवानी के जोश में वो ठाकुर की बेटी से मोहब्बत करने लगा था। अब ऐसा नहीं होगा। हम उसे यहाँ से लेकर कहीं और चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर। उस पर रहम करो, तरस खाओ उस पर। उनके आने से और गिड़गिड़ाने से मेरी ईगो और अहंकार को थोड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन उन लोगों से क्या होता था? असल मसला तो उस अशोक का था जिसकी नजरें अभी तक उठी हुई थी, जिसकी गर्दन अभी तक नहीं झुकी थी। उस वक्त तक तो ठाकुर उसका दुश्मन था, लेकिन उसकी इस हरकत और इस रवैये ने अब मुझे भी उसका दुश्मन कर दिया था। मेरे सीने में लगी हुई आग सिर्फ उसके आंसुओं से ही बुझ सकती थी। मैंने कहा, तुम्हारे बेटे का जुर्म कोई मामूली जुर्म नहीं है बड़े मियाँ, उसने कई जुर्म किए हैं। ठाकुर की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। वो उसकी इज्जत लूटने के लिए रात के अंधेरे में उसके कमरे में घुस गया था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। उसका भाई अचानक बोल पड़ा, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, ये सब गलत है। मैंने गुस्से में गुर्राते हुए उसके भाई को देखा और कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो बेचारा सहम कर खामोश हो गया था। उसका बाप गिड़गिड़ा रहा था। उसने रोते हुए कहा, देखो थानेदार साहब, आप तो राजा है, आप जो चाहे वो हो सकता है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो उसको। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। मेरे दिमाग में एक मंसूबा किलबिलाने लगा था। बड़े मियाँ, तुम्हारी हालत पर रहम आ रहा है, सिर्फ एक शर्त पर उसे छोड़ूंगा कि तुम लोग फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ, ये गांव छोड़ दो। उसके लिए आज सुबह 5 बजे थाने से कुछ फासले पर तुम लोग आकर खड़े हो जाना। याद रहे कि तुम लोग अपना जरूरी सामान वगैरह भी साथ लेते आओगे। उस वक्त बिल्कुल खामोशी होगी। मैं अशोक को छोड़ दूंगा, तुम लोग उसे लेकर सीधे यहाँ से चले जाना, वापस हुए तो सबको मार दूंगा। उसके बाप ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा ही होगा, आप इत्मीनान रखें, हम अभी जाकर सारा इंतजाम कर लेते हैं, आपको जिंदगी भर दुआएं देते रहेंगे। मेरा मंसूबा बिल्कुल साफ था। एक बार फिर उस नौजवान से मैं अपने अहंकार की संतुष्टि करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि बस एक बार और जी भर के उसके साथ ऐसा सुलूक करूं कि वो मेरे कदमों में नाक रगड़ने को तैयार हो जाए, उसकी हिम्मत जवाब दे जाए, उसका सारा सब्र खत्म हो जाए। मैं ये भी देखना चाहता था कि उसमें कितनी बर्दाश्त करने की ताकत है। उसने मुझे चैलेंज किया था और मुझे उस चैलेंज का जवाब देना था। रात 2 बजे से मैंने उस पर टॉर्चर शुरू कर दिया। वो अब चीख रहा था, करहा रहा था, लेकिन मजाल है कि उसकी आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी आया हुआ हो। बस कभी कभी वो मेरी तरफ देखता तो उसकी आंखों में मुझे वहशत नाचती हुई दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे वो अपनी आंखों से मुझे तोड़कर रख देना चाहता हो। सच ये है कि उसने मुझे निढाल करके रख दिया था। मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। न जाने उसमें इतनी बर्दाश्त की ताकत कहाँ से आ गई थी। 4:30 बजे के करीब मेरा सब्र जवाब दे गया। अब मुझे अपने प्लान पर अमल करना था, उस प्लान पर जिसके बारे में मैंने पहले ही सोच रखा था। मैंने उससे कहा, अब तुम जाओ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप मुझे छोड़ रहे हो? मैंने कहा, हाँ चले जाओ, लेकिन आइंदा से अपनी सूरत भी नहीं दिखाना।
मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ लॉकअप से बाहर आ गया, फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ थाने से बाहर आ गया। उस वक्त गहरी खामोशी थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे देख सकता। वो कुछ ही दूर गया होगा कि मैंने अपनी गन उठा ली और एक के बाद एक कई गोलियां उसके बदन में उतार दी। वो तेवरा कर गिर पड़ा, उसने फौरी तौर पर जान दे दी थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठाकुर का सपोर्ट मेरे साथ था, बल्कि उसने ऊपर वालों से मेरी सिफारिश भी की थी। यही बयान दे दिया गया कि एक मुजरिम लॉकअप से फरार होते हुए मार दिया गया। बस उसके सिवा और क्या हो सकता था। इस किस्म के वाकयात तो होते रहते हैं। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दी गई। एक दिन मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ा। वहां मेरी मुलाकात उस सर्जन से हुई जिसने अशोक की लाश का पोस्टमार्टम किया था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली। शुक्र करो कि मैं सर्जन हूँ, तुम्हारे हक में सर्टिफिकेट दे देता हूँ, वरना तो उसके जिस्म पर जख्म के इतने निशान थे कि मैं बता नहीं सकता। मैंने बेपरवाही से कहा, यार इस लाइन में तो ये सब होता ही रहता है। सर्जन ने कहा, एक खास बात और थी जो मुझे पोस्टमार्टम के दौरान पता चली। उसकी आंखों में आंसुओं वाले ग्लैंड नहीं थे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, आंसुओं वाले ग्लैंड क्या होते हैं? उस सर्जन ने कहा, कुछ खास किस्म के ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम आंसुओं की थैली कह सकते हैं। इंसान को जब तकलीफ पहुंचती है तो उस थैली से आंसू निकलकर आंखों के जरिए बाहर आया करते हैं। डॉक्टर बता रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे चकनाचूर कर दिया हो। उसकी वीरान आंखें मुझे याद आ रही थी। हे भगवान, तो वो इसलिए नहीं रो रहा था कि ये उसकी मजबूरी थी और मैं उसे उसकी अना और उसका अहंकार समझ रहा था। वो दिन है और आज का दिन, वो आंखें मेरा पीछा करती रहती है, मुसलसल मेरा पीछा कर रही है और मुझे एक लम्हे का सुकून नहीं मिलता।